नमस्कार दोस्तों, बलोत्रा आश्रम के YouTube चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की कक्षाएं पिछले कुछ समय से नहीं ले पा रहे हैं, जिसका तो सबसे पहले मैं खेद प्रकट करता हूं, क्योंकि समय के अभाव के कारण दोस्तों मैं उस क्लास को निरंतर नहीं कर पाया। लेकिन अब से प्रयास करूंगा कि जो भी क्लास है, चाहे आधे घंटे की हो, चाहे 20 मिनट की एक क्लास हो, रोज अपलोड करने का प्रयास करूंगा, ताकि आपकी और हमारी कंटिन्यूटी बनी रहे। पहले भी हमने बात की थी कि सफलता के लिए, जो हमें सफलता प्राप्त करनी है, वो सफलता के लिए हमें कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है, निरंतरता बहुत ही ज़रूरी है। चाहे थोड़ा पढ़ो, चाहे कम पढ़ो, चाहे ज़्यादा पढ़ो, लेकिन निरंतरता बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। तो अपने मित्रों के साथ इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा, और आपको अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा कि आपको क्या समझ में आया है। और इससे आगे की बात है कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये आपका अपना चैनल है। और आज हम अपने यूनिट नंबर 1 बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की बात करेंगे। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की बात करेंगे दोस्तों, जिसको रीट के लेकर, रीट या सीटेट के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है दोस्तों। रीट और सीटेट के लिए दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है, और इसका हम रीट के सिलेबस के अनुसार इकाई 1 का जो हमारा सिलेबस है उसको हम लेकर चल रहे हैं दोस्तों। इकाई 1 में हमने अब तक विकास के आयाम, बाल विकास और विकास को प्रभावित करने वाले कारक, विकास के सिद्धांत, इन टॉपिक्स पर हमने बात की, विकास के आयाम। अब हम इससे आगे की बात करते हैं। अगला हमारा टॉपिक है दोस्तों, इसका अंतिम टॉपिक है वंशानुक्रम एवं वातावरण। क्या है दोस्तों? वंशानुक्रम एवं वातावरण हमारा टॉपिक है। हेरिडिटी एंड एनवायरमेंटल जो हमारा ये टॉपिक्स है, इस टॉपिक के बारे में हम विस्तृत बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न अवश्य आता है। और सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कि ये हेरिडिटी है, वंशानुक्रम है, ये होता क्या है, इसको जानते हैं दोस्तों कि वंशानुक्रम क्या होता है। सबसे पहले हम वंशानुक्रम के बारे में जानेंगे, फिर वंशानुक्रम किस प्रकार से होता है, उसके लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी है, और एक बालक में वंशानुक्रम के वंशानुगत कौन कौन से गुण आते हैं दोस्तों, उन सभी की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जो वंशानुक्रम है उसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। आनुवांशिकता भी उसे कहते हैं, हेरिडिटी भी उसे कहते हैं। सबसे पहले हम उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि हमारे पास जो हम संतान को देखते हैं, क्या आपने सोचा कि एक नंबर है कि कुछ बालक है वो अपने माता पिता के जैसे होते हैं, कुछ बालक दोस्तों आपने ऐसा कभी सोचा होगा कि कुछ बालक है जो रंग, रूप, आकृति और उसकी जो बुद्धि है वो भी अपने माता पिता की जैसी होती है, मिलता जुलता दिखता है। मतलब जो शारीरिक है, मानसिक गुण है, वो अपने माता पिता की समानता रखता है।
उसके जैसा ही रहता है, तो उसके बारे में दोस्तों आपने कभी सोचा होगा। उसके बाद में हमने ये देखा कि जैसा माता-पिता होते हैं वैसे ही संतान होती है, ऐसे हमने कई बार कहते हुए भी सुना है। तो दोस्तों हम बात ये करेंगे कि जो माता-पिता के वंशानुक्रम की बात करते हैं सबसे पहले दोस्तों। वंशानुक्रम होता क्या है? वंशानुक्रम और वंशानुक्रम ये होता क्या है दोस्तों? इसे हम हेरिडिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? हेरिडिटी। इसके बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं कि ये क्या होता है। तो इसके बारे में दोस्तों मैं बता दूं कि माता पिता के जो पैतृक गुण है, बालक के पैतृक गुण, बालक के पैतृक गुण मतलब माता पिता, दादा दादी, नाना नानी से जो गुण व योग्यताएं बालक को प्राप्त होती है दोस्तों, प्राप्त होती है और बालक उनके समान व्यवहार करता है दोस्तों। समान व्यवहार करता है, इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? हेरिडिटी कहते हैं। हेरिडिटी का मतलब होता है कि जो पूर्वजों के गुण है वो संतान में आ जाते हैं, इसे वंशानुक्रम कहते हैं, आनुवंशिकता कहते हैं, पैतृकता कहते हैं, वंश परंपरा भी कहते हैं दोस्तों। इन सभी से जो वंशानुक्रम है व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग कहा जाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? ये बात आपको समझ में आ गई है कि बालक में जो माता पिता की गुण हैं, योग्यता हैं, जो बालक में आ जाती है उसे हम वंशानुक्रम कहते हैं, आनुवंशिकता कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं दोस्तों। इसके बारे में हम बात की। अब हम बात करते हैं कि इसके अन्य नाम क्या क्या है दोस्तों। अन्य नाम इसके एक तो है वंशानुक्रम, तो जिसके बारे में हमने लिख दिया दोस्तों। फिर है आनुवांशिकता। आनुवांशिकता मतलब है कि संतान के जो माता पिता के, फिर इसको कहते हैं पैतृकता। पैतृकता दोस्तों इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि पैतृकता इसलिए कहते हैं क्योंकि पैतृक गुण है, जो पैतृक गुण है बालक के, माता पिता के गुण और माता पिता की योग्यताएं विशेषताएं जो बालक में आ जाती है, उसके समान ही, उसके जैसा ही बालक व्यवहार करता है, इसलिए हम इसको पैतृकता कहते हैं। इसको वंश परंपरा भी कहते हैं दोस्तों। वंश परंपरा, वंश परंपरा क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि वंश का जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रही योग्यताएं हैं, विशेषताएं हैं, शारीरिक मानसिक जो भी विशेषताएं हैं, योग्यताएं हैं, वो बालक में ट्रांसफर होती है, इसलिए जो ये है उसे वंश की परंपरा भी कहते हैं दोस्तों। अब हम जानते हैं कि वंशानुक्रम व्यक्ति में क्या जन्मजात आता है या बाद में आता है। जन्मजात आता है तो कैसे आता है, इसके बारे में हम दोस्तों बात करेंगे। तो अब बात करेंगे कि वंशानुक्रम है, वंशानुक्रम जो बालक में है दोस्तों जन्मजात आता है। कैसे आता है दोस्तों? कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग कहलाता है। वंशानुक्रम दोस्तों, वंशानुक्रम बालक में जन्मजात आता है। ये कैसे आता है? जीन के द्वारा बालक में आनुवंशिकता की जो ट्रांसफर होता है, तो व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है दोस्तों।
आनुवंशिकता क्या है दोस्तों? व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग। बालक में अपने माता पिता से और जहाँ से भी उसके पूर्वजों से जो गुण प्राप्त होते हैं, उन सभी विशेषताओं का योग को हम वंशानुक्रम कहते हैं। ये बात शायद आपको समझ में आ गई है कि हम वंशानुक्रम किसे कहते हैं। अब हम देखते हैं कि वंशानुक्रम की प्रक्रिया क्या है दोस्तों। इसके बारे में हम बात करते हैं कि वंशानुक्रम की जो प्रक्रिया है वो कैसे होती है दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मानव के शरीर का निर्माण कैसे होता है। मानव के शरीर का निर्माण है वो दोस्तों गुणसूत्रों से होता है, कोशिकाओं से होता है। अंड कोशिका और जो वृषण कोशिका है, वो दोनों कोशिकाएं मिलकर एक संयुक्त ऑर्गेनज का निर्माण करते हैं। उसके बाद में वंशानुक्रम कैसे आ जाता है दोस्तों, उसके बारे में हम बात करते हैं। वंशानुक्रम की प्रक्रिया। वंशानुक्रम की प्रक्रिया दोस्तों, वंशानुक्रम की प्रक्रिया कैसे होती है। वंशानुक्रम बालक में जो माता पिता के पैतृक गुण हैं वो बालक में कैसे आ जाते हैं दोस्तों, उसके बारे में बात करते हैं। प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी। प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी दोस्तों, प्रोसेस है वो बालक में हेरिडिटी की प्रोसेस है वो कैसे होती है, इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों जो मानव का शरीर है वो कैसे बनता है, कैसे, सबसे पहले तो बात करते हैं कि माता व पिता के माता पिता से होता है, ये तो बात हमने देख ली। अब माता और पिता से जो एक संयुक्त कोशिका बनती है, संयुक्त कोशिका जिसे युग्मज भी कहते हैं, जाइगोट भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? जाइगोट। अब जाइगोट का निर्माण कैसे होता है दोस्तों, इसके बारे में हम बात करते हैं। संयुक्त कोशिका भी कहते हैं, संयुक्त कोश भी कहते हैं दोस्तों इसे। इसका निर्माण है वो कैसे होता है, तो इसके बारे में हमारे पास एक तो दोस्तों ओवम और स्पर्म, ये दो जो कोशिकाएं होती है, एक पितृ कोशिका और मातृ कोशिका है। इधर से मातृ कोशिका आती है दोस्तों, क्या आती है? मातृ कोशिका। और इधर से आती है पितृ कोशिका। इन कोशिकाओं के द्वारा जब दोस्तों इनका निषेचन होता है, इसे हम क्या क्या कहते हैं? एक को ओवम कहते हैं मातृ कोशिकाओं को, और इसको कहते हैं पितृ कोशिकाओं को स्पर्म कहते हैं। स्पर्म कहते हैं दोस्तों, और इसको ओवम कहते हैं दोस्तों। तो इनके द्वारा जो ये दो कोशिकाएं जब आपस में मिलती है तो एक संयुक्त कोश का निर्माण करती है। क्या करती है दोस्तों? संयुक्त कोश का निर्माण करती है। संयुक्त कोश को हम क्या कहते हैं दोस्तों? जायगोट कहते हैं। इसको हम जायगोट कहते हैं दोस्तों। तो जायगोट के द्वारा जब बालक का जो एक, हम इतना बड़ा इंसान है, इतना बड़ा मनुष्य है, जो हम इतना बड़ा शरीर है, वो एक संयुक्त कोशिका, जो छोटी सी कोशिका है जिसे हम जायगोट कहते हैं, उससे इसका निर्माण होता है मनुष्य का। तो अब इस मनुष्य में जब ये होता है तो इसमें हमारे पास 46 गुणसूत्र होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? गुणसूत्र होते हैं, और गुणसूत्र के द्वारा ही मनुष्य का जीवन प्रारंभ होता है। 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। 23 जोड़ी इधर से आते हैं, 23 जोड़ी इधर से आते हैं, इधर से भी 23 आते हैं, और इधर से भी 23 आते हैं। ये सभी में 46 होते हैं, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ये ऐसी संरचना हमारे पास आती है। तो 23 गुणसूत्र होते हैं, और ये मिलकर एक संयुक्त कोशिका का, संयुक्त कोश का निर्माण करते हैं, जाइगोट का निर्माण करते हैं दोस्तों। ये आपको बात समझ में आ गई। अब इन गुणसूत्र होते हैं, ये इन गुणसूत्र पर क्या होता है दोस्तों? जीन होता है। क्या होता है? जीन होता है। जीन से संबंधित पिछली परीक्षा में एग्जाम आ चुका है दोस्तों। क्या होता है?
जीन्स होता है। अब जीन्स होता है तो जीन्स से क्या होता है, जिसमें जो जीन्स होते हैं उसमें असंख्य परंपरागत वंशानुक्रम के जो नियम है, विशेषता है, वो कहाँ पर होती है दोस्तों? जीन पर होती है। जीन पर क्या होता है? जो बालक की आनुवांशिक विशेषताएं होती है वो दोस्तों वे जीन पर होती है। और एक गुणसूत्र पर, जब ये एक 46 गुणसूत्र है, क्रोमोसोम्स है, गुणसूत्र है, और इन एक गुणसूत्र पर दोस्तों, एक गुणसूत्र पर असंख्य क्या होता है? असंख्य जीन पाए जाते हैं। असंख्य जीन्स पाए जाते हैं दोस्तों। तो जीन कहाँ पर पाए जाते हैं? गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। और जीन का क्या काम है कि जीन के ऊपर बहुत सारी ऐसी उसकी पैतृक विशेषताएं होती है दोस्तों, जिसकी वजह से माता पिता से आए हुए गुण बालक में जन्मजात प्रवेश करते हैं दोस्तों। अब इसे हम क्या कहते हैं कि प्रत्येक गुणसूत्र में बहुत सारे जीन होते हैं, और ये जीन होते हैं वो किसी न किसी पैतृक गुण या विशेषता का निर्धारण करते हैं। ये आनुवांशिकता का निर्धारण करते हैं, और किसी न किसी विभिन्न प्रकार की आनुवांशिकता का जीन को वंशानुक्रम निर्धारक भी कहते हैं दोस्तों। अब हम जीन के बारे में बात करेंगे कि जीन क्या होता है। जीन शारीरिक और मानसिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जाते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं जीन्स के बारे में। जीन क्या होता है? सबसे पहले जीन के बारे में बात करते हैं, फिर क्रोमोसोम्स के बारे में भी बात करेंगे। तो जीन के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों, जीन क्या होता है, उसका कैसे निर्माण हुआ, किसने खोज की, तो इसके बारे में हम पहले बात करते हैं। जीन्स, जीन दोस्तों ये क्या होता है कि ये बालक का शारीरिक और मानसिक गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करता है। शारीरिक और मानसिक, शारीरिक और मानसिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करता है, स्थानांतरित करता है दोस्तों। ये बात आपको समझ में आ गई है कि जीन है वो आनुवांशिक गुण हैं, उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जाता है, और इसे वंशानुक्रम निर्धारक भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? वंशानुक्रम निर्धारक। वंशानुक्रम निर्धारक क्यों कहते हैं निर्धारक? तो वंशानुक्रम निर्धारक दोस्तों इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि जब बालक में उसके पूर्वजों के गुण होते हैं, उसको बालक में लेकर आते हैं, उसे हम जो है आनुवांशिकता की इकाई है, इसलिए आनुवांशिकता के जो माता पिता में, उसके नाना नानी के, दादा दादी की जो विशेषता है वो बालक में लेकर आता है, उसका निर्धारण करता है, इसलिए इसे हम ये निर्धारक, आनुवांशिक निर्धारक कहते हैं दोस्तों। अब हम इसके साथ ही जानते हैं कि ये आनुवांशिकता की इकाई कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? आनुवांशिकता की इकाई। आनुवांशिकता की इकाई क्या है दोस्तों? जीन है। ये रीट में 2017 में एग्जाम में आ चुका है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि जीन की खोज किसने की, तो खोजकर्ता कौन है दोस्तों? कमेंट करके बताइएगा कि जीन का खोजकर्ता कौन है। जीन की खोज किसने की है? मेंडल थे, जो जॉन ग्रोगर मेंडल थे, उन्होंने जीन की खोज की थी, लेकिन उन्होंने जीन का शब्द है वो नामकरण उन्होंने जीन नहीं दिया था। उन्होंने क्या कहा था दोस्तों? इसको कारक या फैक्टर कहा था। फैक्टर शब्द का प्रयोग किया था जॉन ग्रोगर मेंडल ने। तो फिर बात इससे आगे उठती है कि फिर जीन शब्द का प्रयोग किसने किया दोस्तों? बताइएगा कि जीन शब्द का प्रयोग
जिसके बारे में जॉन ग्रोगर मेंडल ने कारक या फैक्टर शब्द का प्रयोग किया, उसको आगे जाकर जीन किसने क्या कहा दोस्तों? तो जॉहनसन ने इसके बारे में इसको जीन शब्द का प्रयोग किया, जीन शब्द दिया दोस्तों। तो ये बात आपको समझ में आ गई है। अब मैं आगे बात करता हूँ कि इसके कार्य क्या है। कि कार्य ये है कि जीव के लक्षणों का निर्धारण करना, मनुष्य के या जीव के लक्षणों का निर्धारण करना। अब जीन का कार्य बताता हूं दोस्तों कि ये बात आपको समझ में आ गई है कि आनुवांशिक इकाई है और जॉन ग्रोगर मेंडल ने इसको कारक शब्द दिया, इसकी खोज की और इसके बाद में जॉनसन ने इसको जीन कहा। अब इसके कार्य की बात करते हैं दोस्तों कि जीन के कार्य क्या है। इसके बारे में हमने छोटी सी आगे बात कर दी है, लेकिन अब आगे बात करते हैं कि जीव के लक्षणों का निर्धारण करता है। क्या करता है दोस्तों? जो जीव, कोई भी जीव है, जीव के लक्षणों का निर्धारण करना, लक्षणों का निर्धारण करना, ये इसका कार्य है दोस्तों, जीव के लक्षणों का निर्धारण करना। अब हम बात आगे इसकी बात करते हैं दोस्तों कि ये इसके कौन कौन से भाग होते हैं, उस भागों के बारे में हम बात करते हैं दोस्तों। तो इसके जीन के कौन कौन से भाग है उसके बारे में हम बात करते हैं। जीन के भाग, जीन है वो दोस्तों 3 भागों में विभक्त है। कितने भागों में है? 3 भागों में जीन को बांटा गया है दोस्तों। एक का नाम है सिस्ट्रॉन, म्यूट्रॉन और रेकॉन। अब है कि ये 3 भागों में इसको बांटा गया है, तो तीनों भागों का क्या क्या कार्य है और किस प्रकार से ये काम आते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इस भागों का नाम क्या है दोस्तों। तो पहले भाग का नाम है सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन क्या है दोस्तों? सिस्ट्रॉन, सिस्ट्रॉन है वो दोस्तों, सिस्ट्रॉन है वो जीन की कार्यात्मक इकाई है। क्या है? कार्यात्मक इकाई, कार्यात्मक इकाई है वो सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन है वो जीन की कार्यात्मक इकाई है दोस्तों। इसके बाद में म्यूट्रॉन क्या है दोस्तों? इसका अगला पार्ट है म्यूट्रॉन। तो दोस्तों म्यूट्रॉन क्या कार्य करता है, इसके बारे में आप बताइएगा कि म्यूट्रॉन जो जीन का एक भाग है वो क्या कार्य करता है। तो वह उत्परिवर्तन की इकाई है। उत्परिवर्तन इकाई, उत्परिवर्तन की इकाई। ये मनुष्य में जितने भी जीन में परिवर्तन आते हैं उसे हम ये। फिर इसका अंतिम है रेकॉन। रेकॉन है वो दोस्तों क्या करता है, इसका जीन का जो अगला भाग है रेकॉन, तो रेकॉन है वो जीन का विनिमय करता है। विनिमय जीव, विनिमय की इकाई है, विनिमय की इकाई। तो दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई है कि जीन का जो भाग है सिस्ट्रॉन, म्यूट्रॉन और रेकॉन, ये क्या क्या कार्य करते हैं। तो आप ये जीन के भाग के बारे में जान लीजिए कि सिस्ट्रॉन है वो जीन की कार्यात्मक इकाई है, म्यूट्रॉन है वो उत्परिवर्तन की इकाई है और रेकॉन है वो विनिमय की इकाई है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो ये हमने इसके बारे में अच्छे तरीके से सीख लिया है, तो अब इससे बाद में हम बात करते हैं कि दोस्तों गुणसूत्र। तो शायद गुणसूत्र के बारे में हम कल बात करेंगे, इससे बारे में अगली क्लास में इससे आगे का टॉपिक्स लेंगे। उसके बाद में हम आनुवांशिकता के जो सिद्धांत है, नियम है, उनके बारे में भी बात करेंगे। आज की क्लास यहीं तक, आज्ञा दीजिए मुझे, नमस्कार। और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि आपको सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और क्या और सुधार की आप आवश्यकता है तो वह भी लिख कर बताइएगा दोस्तों। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान है, आपका सहयोग हमारे लिए ऐसा ही बना रहे। धन्यवाद, नमस्कार। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।